हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 8 नवंबर। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, बहुत ही बेहद ही खास, बेहद ही रोचक। ये है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। तो यहाँ पर इसके फाइनल रिजल्ट्स अभी आ गए हैं। तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, अभी जो रिसेंटली बने हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं वो पहली बार एक महिला बनी है। इनका नाम है कमला हैरिस। इनका संबंध भारत से है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेहद ही खास हो जाता है इनके बारे में जानना। तो चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के, इससे संबंधित जो इलेक्शन वहाँ पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये है डोनाल्ड ट्रंप। इनको 47.7% इलेक्शन में वोट मिले हैं, यानी कि 214 इलेक्टोरल वोट। और जो बाइडेन को मिले हैं 50.6% वोट, यानी कि 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं इनको। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसए में ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है ये किस नंबर का हुआ। तो 46वां, जो 46वें प्रेसिडेंट बने हैं अभी जो बाइडेन, ये आप फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट बने हैं। कमला हैरिस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत से इनका संबंध है, मैं आपको बता चुका हूं। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य से भारत का इनका संबंध है कमला हैरिस जी का। वहां पे अब जो ये प्रेसिडेंट बने हैं ये बने डेमोक्रेटिक पार्टी से बने हैं, मतलब कि जो दो मेजर वहां पे पार्टियां, दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिकन के थे। अब वहां पे जो बाइडेन बन गए राष्ट्रपति वो है डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब यहाँ पे इनको टोटल जो है 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं बाइडेन जी को। मैंने भी आपको बताया था न्यूज के अंदर। यूएसए में जो कुल इलेक्टोरल वोट हैं उनकी संख्या है 538, तो उसमें से 290 इनको मिल गए हैं बाइडेन को। आपको याद नहीं रखने हैं इलेक्टोरल वोट, जस्ट मैं एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात की गई है इलेक्टोरल कॉलेज की। ये इलेक्टोरल वोट क्या होते हैं? ये इलेक्टोरल वोट ऐसे होते हैं कि जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति चुनाव है, वहां पर जो जनता है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुन रही है, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुन रही है। यानी कि ये 538 जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो 538 रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें से कुछ जो होते हैं वो एक दल के होते हैं, कुछ वो होते हैं वो अलग दल के होते हैं। तो जैसे कि 290 जो इलेक्टोरल वोट हैं 538 में से, वो थे जो बाइडेन यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार के वोट। तो ये इलेक्टोरल वोट है। इस प्रकार से इलेक्टोरल वोट इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। यानी कि इलेक्टोरल वोट का मतलब है कि एक मेंबर जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम एक इलेक्टोरल वोट बोलेंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में ये सारे के सारे सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल जो वोट होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो फिर चुनता है राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे 290 इलेक्टोरल वोट जब निकल के आए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, तो इलेक्टोरल कॉलेज में मेजोरिटी बन गई डेमोक्रेटिक सरकार की, डेमोक्रेटिक पार्टी की। तो वहां पे उन्होंने प्रेसिडेंट को चुन लिया। प्रेसिडेंट पहले से ही, यहाँ पे अमेरिका में अलग प्रकार का इलेक्शन होता है, वहां पे डिक्लेयर करना पड़ता है आपको कि प्रेसिडेंट के लिए कौन वहां पे खड़ा हो रहा है। जबकि भारत में अलग व्यवस्था है, वहां पे हमारे जो एमपीज हैं वो चुन करके आते हैं और उसके बाद फिर वो चुनाव करते हैं कि किस पार्टी के एमपी कितने चुनकर आए हैं और बहुमत दल का नेता वो किसको बनाएंगे। लेकिन अमेरिका में वो पहले से ही डिक्लेयर हो जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए कौन वहाँ पे खड़ा हो रहा है। उसके बाद फिर जब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है 538 वोट का, इसमें से जिस पार्टी की मेजोरिटी बनती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। तो यहाँ पे 290 जो वोट हैं इलेक्टोरल वोट जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो अब वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बन गई है यूएसए के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी आने के बाद विश्व लेवल पे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी तक संरक्षणवादी नीति को लेकर चलते रहे हैं, राष्ट्रवादी नीति को चलते रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी सी अलग रुख अपनाएगी उनसे। जैसे कि बड़े बड़े मेजर चेंज, पेरिस जो क्लाइमेट चेंज लेकर समिट थी उससे बाहर निकल के, मैं आपको बताया था डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 2016 में ही घोषणा कर दी थी इस बात को लेकर के। तो उसमें चेंजेस आएंगे अभी। दूसरा है ईरान न्यूक्लियर डील, वहां से भी ये बाहर निकल गए थे, तो उसको लेकर के चेंज आएंगे। तो इस प्रकार से कई सारे चेंजेस देखे जाएंगे। चाइना को लेकर जो यूएस का ट्रेड वार चल रहा है, भारत के साथ अभी कैसे संबंध रहेंगे यूएस के। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कई सारे चेंजेस आएंगे। H1 वीज़ा का इशू चलता रहता है भारत के साथ में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप एक बार इस प्रकार की न्यूज़ आएंगी, इन पर आप नज़र डालते रहिएगा, क्योंकि बेहद ही खास हो जाता है। दुनिया के लिए वर्ल्ड लीडर के तौर पे काम करता है यूएसए।
4 साल के लिए एक बार यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना जाता है। मैक्सिमम 2 टर्म कोई भी व्यक्ति वहाँ पे चुना जा सकता है, जैसे कि ओबामा जी दो बार वहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन अब उनको नहीं चुना जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें रहती हैं कुछ, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा सारी की सारी। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये यूएन की एक सलाहकार समिति है। यूएन की सलाहकार समिति में भारतीय राजनयिक हैं, मतलब कि एम्बेसडर जो है भारत की, उनका नाम है विदिशा मैत्रा। तो उनको वहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है यूएन की सलाहकार समिति में। तो ये जो सलाहकार समिति है ये महासभा का एक अनुषांगिक अंग है ये। तो ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे विदिशा सारा की, ये जो है विदिशा मैत्रा हैं, तो इनको यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है। तो इनके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है प्रियंका का मातृभाषा में भाषण। तो प्रियंका ये बात की जा रही है न्यूजीलैंड की, बेहद ही खास। अगेन जैसे कि अभी कमला हैरिस यूएसए में अपनी धाक जमा रही हैं, उपराष्ट्रपति बन गई हैं, पहली महिला वो भी। इसके अलावा न्यूजीलैंड में सरकार अभी जो बनी है जेसिंडा की, वहाँ पर भारतीय मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्ण। इनका संबंध भी भारत के एक राज्य से है, तो बताइए वो कौन सा राज्य है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा राज्य है। इसके अलावा ये जो है इन्होंने संसद में मलयालम भाषा में भाषण दिया है। अभी ये बेहद ही रोचक, बेहद ही खास है कि वहाँ की संसद में मलयालम भाषा में भाषण देना। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए मलयालम भाषा का संबंध किस राज्य से है, और क्या ये भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं उसमें शामिल है या नहीं है। तो मेरे सभी के सभी प्रश्नों का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पेज नंबर में बात की जा रही है, राजस्थान में कोविड-19 के दौरान सीएम कोविड-19 राहत कोष, उसके अंदर 5 माह में 2.83 अरब रुपए जमा हो गए हैं। तो ये जानकारी दी है यहाँ पे, न्यूज़ ये कवर की गई है। तो सीएम सहायता कोष में कोविड-19 के दौरान 2.83 अरब जमा हुए हैं। इसके अलावा आप एक और नाम याद रखिएगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास है। पीएम केयर फंड बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये फंडिंग को लेकर के, क्योंकि इन्होंने अपने जितनी भी फंडिंग आई है उसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात बहुत ज़्यादा हुई है कि इन्होंने बताया नहीं कि कितना पैसा आया है इस फंड में। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है द प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये इसका पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये 28 मार्च 2020 को क्रिएट किया गया था। इसमें काफ़ी कुछ पैसा आया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ये पीएम केयर फंड इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर पर बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी यहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि ब्रिटेन की ओर तेजी से बढ़ रहा लग्जमबर्ग से दुगना बड़ा आइसबर्ग। तो ये क्या बात की जा रही है यहाँ पे, ये बात की जा रही है आइसबर्ग की, यानी कि हिमखंड, यानी कि बर्फ का एक टुकड़ा। तो उसकी बात की जा रही है। ये बर्फ का टुकड़ा जो है वो दक्षिण अटलांटिक में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, हिमखंड है, मतलब ये हिमखंड है। तो ये द्वीप से टकराने की ओर बढ़ रहा है, कहाँ पे, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ये बात की जा रही है, मैप के थ्रू अभी समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये हिमखंड दक्षिण अटलांटिक में स्थित है और एक द्वीप से टकराने की ओर बढ़ रहा है। अब आप समझना, ये जो हिमखंड है, लग्जमबर्ग एक कंट्री है यूरोप की, ये उससे भी बड़ा है, उसका भी दुगना इतना एरिया है इसका, इस हिमखंड का, तो बहुत बड़ा है। हिमखंड का नाम याद रखिएगा, पूछा सकता है डायरेक्टली कि इसका मतलब क्या है, A68A। तो आपसे पूछा जा सकता है कि A68A क्या है, तो ये हिमखंड का नाम है इसका, जो कि इस द्वीप से टकराने की ओर बढ़ रहा है। तो ये इस द्वीप का नाम क्या है, ये द्वीप का नाम है दक्षिणी जॉर्जिया। ये दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप जो है ये दक्षिण अटलांटिक में स्थित है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी है। तो इसलिए बोल रहे हैं ये कि ब्रिटेन की ओर तेजी से बढ़ रहा है ये द्वीप, ये जो हिमखंड है, क्योंकि ये जो अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिणी जॉर्जिया ये एक आइलैंड है जो कि हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। तो इससे टकराने की ओर बढ़ रहा है ये हिमखंड। अब यहाँ बात की गई है हम्पबैक व ब्लू व्हेल। तो इन दोनों, ये भी व्हेल है, हम्पबैक भी एक व्हेल है, और ब्लू व्हेल, इनकी काफ़ी अच्छी संख्या देखी जाती है। कहाँ पर, दक्षिण जॉर्जिया में। और कई सारे और भी जानवरों की प्रजातियां हैं, तो उनका अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे बताया है कि इस प्रकार से कुछ घटनाक्रम हो सकता है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लोकेशन। सबसे पहले आप ये देखिए, बात हो रही है इस एरिया की, साउथ अटलांटिक ओशियन की। यहाँ पर स्थित है ये दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप। ये जो हिस्सा है, ये भाग है यहाँ पे इसका यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे है, यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक वाला जो ओशियन है, ये जो पार्ट है यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपने नाम सुना होगा लंदन का, ये सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम के पार्ट हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का ये हिस्सा है साउथ अटलांटिक ओशियन में
दक्षिणी जॉर्जिया। अब जो बात की जा रही है ये है वो पेनिनसुला, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका पेनिनसुला। ये आप देख सकते हैं अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है एक, तो उसका ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला एरिया क्या होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कई बार, भारतीय प्रायद्वीपीय। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा कि पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय क्या होता है, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। भारत का आप जब दक्षिणी हिस्सा देखते हो आप पाएंगे कि उसका सदर्न पार्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स वो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसे प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, या इंग्लिश में पेनिनसुला हम उसे बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 साइड हो गई इसकी, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, तो इसको हम पेनिनसुला बोलेंगे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का ये जो पेनिनसुला है, यहाँ से वो हिमखंड जो है वो टूटा है वो, और कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है वो, यानी कि इससे टकराएगा वो इस वाली चीज़ से। इसका आप मैप देख सकते हैं, ये है साउथ जॉर्जिया, ये मैंने यहाँ पे अलग से इसको लगाया है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने दिखाया है, थोड़ा सा बड़ा मतलब इसका पार्ट दिखाया है। ये जो द्वीप है यहाँ पे टकराएगा, ये इसका नाम है साउथ जॉर्जिया द्वीप, यहाँ पे वो हिमखंड टकराएगा, तो यहाँ पे नुकसान कर सकता है काफ़ी ज़्यादा टकराने के बाद। तो आपको इसके थ्रू ये सारी की सारी चीज़ समझ में आई होंगी, किस प्रकार से क्या क्या घटनाएं चल रही हैं, और ये एरियाज आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे ये बात चल रही है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आई होंगी। देखते हैं आगे। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है तिलम संघ राजस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, राजस्थान राज्य सहकारी एक्ट 1985 के तहत। तो इसकी स्थापना तो 1990 में हो गई, लेकिन इसने अपना काम स्टार्ट कब किया, 1991 में अपना काम इसने स्टार्ट किया। तिलम संघ राजस्थान ने काम क्या करता है, ये काम करता है तेल के उत्पादन और वितरण, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है तिलम संघ। तो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अब क्या बात हुई है, यहाँ पे न्यूज ये कवर की गई है कि ये जो तिलम संघ है 167 करोड़ के घाटे में चल रहा था, तो इसको राजफेड में विलय कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो तिलम संघ के बारे में पता होना चाहिए आपको। वर्तमान में इसका विलय घाटे का राजफेड में कर दिया। राजफेड क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए आपको। तो राजफेड काम क्या करता है, ये विपणन प्लेटफॉर्म है, यानी कि मार्केटिंग का काम करता है कृषि उत्पादों का, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनके मार्केटिंग का काम करता है राजफेड। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राजफेड कब बनाया गया था, किस साल में बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये बात की जा रही है दुधवा नेशनल पार्क की। तो दुधवा नेशनल पार्क में बताया जा रहा है कि हाथी की सवारी ना दुर्लभ गैंडों के दीदार, तो ये बात की गई है, नहीं हो रहे हैं वहाँ पे कोविड-19 के कारण। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी जिला, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिला है, वहां पर स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, पूछा गया कई बार एग्जाम्स में। तो यहाँ पर बंगाल टाइगर व एक सींग वाला गैंडा भी दिखाई देता है। नेपाल से ये एरिया लगता है, ये जो फॉरेस्ट एरिया है, तो इंपॉर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क। पेज नंबर 8 बात की जा रही है, ये इसरो ने अभी अपना पहला इस साल का एक मिशन लॉन्च किया है, तो इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। तो इसरो ने श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया है। ये किससे लॉन्च किया है, PSLV C49, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV क्या है, एक व्हीकल, एक प्रकार से जैसे कि बस होती है, ट्रेन होती है, एयर फ्लाइट होती है, तो उस प्रकार से ये एक माध्यम है, एक व्हीकल है PSLV। अब PSLV इसका नाम है C49, ये याद रखिएगा। इसने ये जो रॉकेट है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है। अब इससे इन्होंने भेजा क्या है, ये तो हो गया व्हीकल का नाम। इससे इन्होंने भेजा, भारत ने अपना EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, यानी कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगा और नीचे पृथ्वी पर ये पिक्चर्स भेजेगा अर्थ की, जो इंपॉर्टेंट होंगी, रेलेवेंट होंगी उनके हिसाब से। तो इसको हम बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ये इसने लॉन्च किया है PSLV से भारत ने। इसके अलावा 9 सैटेलाइट और लॉन्च किए हैं जो कि अन्य देशों के हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। EOS-01 का जो पुराना नाम था, इसे पहले बोला जाता था रीसेट 2BR2, ये भी आप याद रखिएगा कि इसे रीसेट 2BR2 के नाम से भी जाना जाता था EOS-01 को। ये इसरो की 51वीं फ्लाइट है, ये नंबर भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि इसरो की कौन सी फ्लाइट थी ये जो अभी रिसेंटली छोड़ी है। तो कोई पहला मिशन है, कोविड-19 के कारण ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, सारा कुछ ठप पड़ा था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं लोकोक्ति यहाँ पे कवर नहीं किए हैं क्योंकि संडे का दिन है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा। मंडे से मैं फिर से उनको स्टार्ट कर दूंगा, उसको हम कवर कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।